बच्चों आपका मेरी इस न्यू वीडियो में। आज मैं आपको कक्षा 9 की आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका का दूसरा पाठ मेरे संग की औरतों के प्रश्न उत्तर बताऊंगी। हाँ तो बच्चों, आपको सामने स्क्रीन में नजर आ रहा होगा कृतिका पार्ट 2 मेरे संग की औरतें, इसके प्रश्न उत्तर हैं। मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ और थोड़ा साथ में एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी, आप देखिए। पहला प्रश्न बच्चों, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनकी व्यक्तित्व से वह क्यों प्रभावित थी? तो उत्तर देखिए बच्चों, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वह निम्न कारणों से प्रभावित थी। पहला कारण, लेखिका की नानी अपनी बेटी का विवाह एक क्रांतिकारी से करने की इच्छुक थी, इसलिए नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं। इस घटना से उनका देश के प्रति अटूट प्रेम पता चलता है। बताया था मैंने आपको चैप्टर के एक्सप्लेन के बीच में ही कि वो जो है प्यारेलाल, जो उनके पिता जो लेखिका थी, उनके जो नाना थे वो उनके ही मित्र थे प्यारेलाल शर्मा, और वो एक क्रांतिकारी थे। तो उनकी इच्छा थी कि मेरी पुत्री यानी लेखिका की जो माँ है, उनकी शादी जो है एक स्वतंत्रता सेनानी से हो। तो इससे पता चलता है कि जो लेखिका की नानी थी उनका देश के प्रति अटूट प्रेम था। तो दूसरा पॉइंट देखिए बच्चों, जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने अपनी बेटी की भलाई के लिए पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चलता है। मैंने आपको बताया था जो उनकी नानी थी वो पुराने विचारों की थी, परंपरागत विचारों की थी। वो हमेशा से घूंघट ओढ़े रखती थी और कभी किसी परपुरुष से बात भी नहीं करती थी, लेकिन अपनी पुत्री की शादी वो एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी से करना चाहती थी। इसी से ही पता चलता है कि उनके अंदर इस देश प्रेम की भावना थी। तीसरा पॉइंट देखिए, लेखिका की नानी भले अनपढ़, पुराने ढंग और हमेशा पर्दे में रहने वाली महिला ही रही हों, परंतु अपनी निजी जिंदगी में वह आजाद विचारों वाली महिला थी। उन्होंने कभी भी नाना जी के विचारों का अंधा अनुकरण नहीं किया, बल्कि अपने हिसाब से अपना जीवन बिताया। तो अंधाकरण से मतलब मैंने आपको बताया था, जो नाना थे वो विलायती पढ़कर आए थे, विलायत से पढ़कर आए हुए थे, तो वहीं का रहन सहन ढंग अपना लिया था उन्होंने अपने जीवन में। तो नाना जो थे वो अंग्रेजी जो वहाँ के रीति रिवाज थे वो पालन करते थे। जो उनकी पत्नी थी यानी नानी जो थी वो परंपरागत विचारों की थी। इतना अंतर होने के बावजूद भी वो अपने विचारों से स्वतंत्र थी, और उन्होंने अपने पति का यानी लेखिका के नाना जी के जो विचारों था उनको कभी भी उनका पालन अपने ऊपर नहीं किया। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? ने की जगह पे की कर दीजिएगा। उत्तर, लेखिका की नानी की वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से आजादी के आंदोलन में किसी प्रकार की भागीदारी नहीं रही, पर उन्होंने स्वतंत्रता की भावना को मन ही मन पनपने दिया। उन्होंने कभी पति के अंग्रेजी शौक को स्वीकार नहीं किया। उनके पति अंग्रेजों के भक्त थे, फिर भी नानी ने कभी अंग्रेजों की जीवन शैली को अपनाया नहीं। नानी ने अपनी बेटी की शादी क्रांतिकारी से करने की इच्छा व्यक्त की, जिससे उनकी देश प्रेम की भावना का पता चलता है। उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि इस विवाह की घटना से एक उदाहरण प्रस्तुत किया और देश के क्रांतिकारियों को भी बड़ी प्रेरणा प्रदान की कि अन्य लोग भी इस कार्य में उनके साथ हैं। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से लेखिका की नानी की स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी रही। तो स्पष्ट ही है बच्चों, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, पूरी स्टोरी में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, और इसमें जितना भी उत्तर दिया हुआ है साफ स्पष्ट समझ में आ रहा है कि किस तरह से उनकी स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न देखिए, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर देखते हैं। पहला देखिए पॉइंट, लेखिका की माँ दुबली पतली सुंदर स्त्री थी, इस कारण लेखिका ने उन्हें पारिजात बताया है। दूसरा पॉइंट देखिए, वह हमेशा खद्दर की साड़ी पहनती थी। वह आजीवन गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करती रही। क्यों करती रही? क्योंकि जो उनके पति थे वो भी गांधी जी के विचारों से को ही शिरोधार्य करके चलते थे। और क्योंकि लेखिका की जो नानी थी वो चाहती थी कि जो उनकी बेटी है उनकी शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से हो, तो उन्होंने उसी से ही लेखिका की जो माँ थी उनकी शादी हुई। और इसी कारण से जो लेखिका की माँ थी उनके भी विचार जो थे गांधीवादी सिद्धांतों पर पालन करने वाले ही थे।
तीसरा पॉइंट देखते हैं, लेखिका की माँ कभी किसी की गोपनीय बातों को प्रकट नहीं करती थी। वे सत्यवादी, ईमानदार, नाजुक मिजाज और आजादी के प्रति जुनून रखने वाली महिला थी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लेखिका की माँ ने आम भारतीय महिलाओं की तरह बच्चे संभालना, घर गृहस्थी और खाना पकाने की जिम्मेदारी को नहीं उठाया। उन्हें पुस्तकें पढ़ने का शौक था। जैसे कि मैंने आपको पहले इस स्टोरी में पूरा बता दिया था कि उन्हें ये सब कुछ जो घरेलू महिलाएं करती हैं, जो भारतीय नारी करती हैं, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें तो साहित्य चर्चा वगैरह करना, पुस्तकें पढ़ना, संगीत सुनना ही आदि का शौक था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, पांचवा, उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि ठोस कामों में न केवल उनकी राय ली जाती थी बल्कि उसका 100% पालन भी किया जाता था। तो उनकी हर एक व्यक्ति जो था, उनकी जो बात कहती थी, हर कोई व्यक्ति उनकी बात को मानता था। तो आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह ना करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। जो प्रश्न नंबर 3 है उसका एक पॉइंट पहले वाला क्वेश्चन बनकर आया था, दूसरे पॉइंट का क्वेश्चन ये बनकर आया है। ठीक है, यानी 3 का ही नंबर .1, नंबर .2 क्वेश्चन करके 2 दिए हुए क्वेश्चन नंबर 3 के। ठीक है, तो ये 3.2 करके इसका उत्तर देंगे आप। उत्तर क्या है, लेखिका की दादी के घर का माहौल उस समय की प्रचलित मान्यताओं से काफी अलग था। दादी के घर में सब लोगों को अपनी मर्जी के अनुसार चलने की आजादी थी। घर में पुत्र पुत्री में भेदभाव नहीं किया जाता था। स्वयं लेखिका की दादी ने अपनी बहू की पहली संतान बेटी ही मांगी थी। घर का माहौल भी काफी धार्मिक, स्त्रियों को उचित सम्मान देने वाला और साहित्यिक था। कोई किसी के निजी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता था, जैसे एक दूसरे के पत्र भी नहीं पढ़ते थे। तो कितना अच्छा माहौल था बच्चों उस समय भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सारा क्लियर हो ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। तो उत्तर देखिए, लेखिका की दादी स्वतंत्र विचारों वाली और साहसी महिला थी। उन्हें लीक से अलग हटकर चलने की आदत थी। उस समय लड़की की चाह रखना मेरे अनुसार उनके साहस और लीक से हटकर सोचना था। जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि पहले के जमाने की औरतें पहले संतान पुत्र चाहती थी, लेकिन जो परदादी थी उनकी, लेखिका की, वो ऐसा नहीं सोचती थी। उन्हें लीक से हटकर सोचने की आदत थी, वो विपरीत सोचती थी। उन्होंने मन्नत मांगी मंदिर में जाकर के कि मेरी पतोहू को पहले लड़की हो। तो इसलिए कहा जा रहा है कि वो लीक से हटकर सोचती थी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बच्चों, 5वां प्रश्न देखिए, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर वही चोर वाली घटना आ जाएगी। उत्तर देखिए, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। यह बात हमें लेखिका की माता द्वारा चोर के पकड़े जाने पर उसके साथ किए गए व्यवहार से पता चलता है। यहाँ पर माता ना लिख करके आप यहाँ पर उसकी दादी लिखेंगे, परदादी लिखेंगे। ठीक है, तो चोर के पकड़े जाने पर लेखिका की परदादी ने ना तो चोर को पकड़ा, ना पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली और अपना पुत्र बना लिया। उसके पकड़े जाने पर उसने उसे उपदेश भी नहीं दिया। उसने इतना ही कहा, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। उसके इस विश्वास और सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया। यदि वह चोर के साथ बुरा बर्ताव या मारपीट करती तो चोर सुधरने के बजाय और भी गलत रास्ते पर चल पड़ता था। जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि परदादी सो रही थी, वो सोते हुए उन्होंने पानी मांगा। वहाँ पर चोर चोरी करने के लिए आया हुआ था, लेकिन उन्होंने जब पानी जबरदस्ती मांगा तो चोर ने पानी दिया और देने के बाद अपना ही जूठा पानी उसको भी पिलाया। और जब पानी पिला दिया तो फिर उसने कहा कि अब तुम सोच लो कि तुमने मेरा जूठा पानी पिया, इस नाते तुम मेरे बेटे हुए, मैं तुम्हारी माँ हुई। अब तुम चाहो तो चोरी कर सकते हो या फिर खेती बाड़ी कर सकते हो। तो चोर के अंदर की भी आत्मा जागी। उसे लगा कि देखो मैं चोर हूँ, उसके बाद भी इसने मुझे बेटा बना लिया। तो उसने चोरी छोड़ दी और वो भी खेती बाड़ी करने लगा, किसान बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि किसी को भी अगर सही रास्ते पे लाना है तो प्यार से समझाकर उसे सही रास्ते पर लाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि अगर वो चोर था तो उसे मार पीट करके पुलिस के थाने करके या उसको बहुत ज़्यादा उसको मार पीट करके उसे भगाया जाए तो उसे वो सुधर नहीं सकता था। तो यहाँ पर चोर को किस तरह से परदादी ने सुधारा, ये सभी लेखिका ने बताया। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बच्चों,
6 नंबर का प्रश्न देखिए, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख करें। ये बच्चों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है। तो उत्तर देखिए बच्चों, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका ने निम्न प्रयास किए हैं। शादी के बाद जब लेखिका को कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागनकोट में रहना पड़ा, तो वहां उनके बच्चों के पढ़ने की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। अतः लेखिका ने वहां पर अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलवाने के लिए बिशप से प्रार्थना की, परंतु जब बिशप तैयार नहीं हुए तो उन्होंने अपनी कोशिशों तथा कुछ उत्साही लोगों की मदद से स्कूल खोला, उसे सरकारी मान्यता दिलवाई, जिससे स्थानीय बच्चों को शिक्षा के लिए दूर ना जाना पड़े। मैंने स्टोरी में आपको इस बारे में पूरा बता ही दिया था कि किस तरह से वो कर्नाटक में गई और वहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं था। फिर उन्होंने बिशप से कहा, लेकिन उन्होंने नहीं माना। फिर उन्होंने अपने और कुछ अच्छे लोगों के प्रयासों से वहाँ एक प्राइमरी स्कूल खोला, जहाँ पर उनके बच्चे पढ़े और साथ में वहाँ के अधिकारियों के बच्चे भी पढ़े। तो वहाँ से कर्नाटक सरकार की मान्यता उस स्कूल को भी दिलवाई। तो ये सब कुछ लेखिका ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। उत्तर देखिए बच्चों, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऊंची निस्वार्थ भावना वाले दृढ़ संकल्पी लोगों को श्रद्धा से देखा जाता है, जो लोग कभी झूठ नहीं बोलते और जो सच का साथ देते हैं, जो किसी की बात को इधर उधर नहीं करते, जिनके इरादे मजबूत होते हैं, जो हीन भावना से ग्रसित नहीं होते तथा जिनका व्यक्तित्व सरल, सहज एवं पारदर्शी होता है, जो लोग सद्भावना से व्यवहार करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर गलत रूढ़ियों को तोड़ डालने की हिम्मत रखते हैं और एक नवीन उदाहरण रखते हैं, उन्हें पूरा समाज श्रद्धा भाव से देखता है। तो ऐसे इतने सारे गुण व्यक्ति को अपने अंदर लाने ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। यहाँ पर लेखिका की बहन यानी ये बात किसके लिए कही जा रही थी? रेणु के लिए। मैंने स्टोरी में आपको बताया था। अब उत्तर देखिए इसका, लेखिका और उनकी बहन जो सोचती थी उसे पूरा करके ही दम लेती थी। उनकी बहन बड़ी जिद्दी थी, परंतु उनके इस जिद्दीपन में उनका दृढ़ निश्चयी स्वभाव झलकता है। अत्यधिक बारिश होने के बावजूद, सबके मना करने के बावजूद लेखिका की बहन विद्यालय जाती है। गाड़ी होते हुए भी, यहाँ पर छोटियों की मात्रा लगा लेना, हुए भी पैदल जाना पसंद करती थी। तो दूसरी ओर लेखिका जब डालमिया नगर में रहती थी, तब उन्होंने स्त्री पुरुष के नाटकों द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए धन एकत्रित किया, कर्नाटक में स्कूल खोला। ये सारी बातें लेखिका के स्वतंत्र व्यक्तित्व, हिम्मत, धैर्य और लीक से हटकर अपनी अलग राह चलने वाले तथा अलग पहचान बनाने वाले व्यक्तित्व की ओर संकेत करते हैं। तो बच्चों, ये थे आपके पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तर। अब इसके अलावा भी आपके कुछ प्रश्न उत्तर आते हैं एग्जाम में, जैसे कि आपके पाठ में कृतिका में से कुछ पठित गद्यांश दे दिया जाता है। जैसे कुछ पैराग्राफ उठा करके आपको दे देंगे और उसमें से कहा जाएगा कि इसे पढ़े और इसके आधार पर इनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक एग्जाम्पल मैंने जो नोट्स में बनाए हैं मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपके इस पठित पाठ में से गद्यांश के रूप में प्रश्न बनकर आते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए बच्चों। तो बच्चों, मैंने आपको बताया ही है कि आपके इस पठित में से भी गद्यांश के उत्तर छाट करके लिखने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो अपने ये सामने स्क्रीन पर देखिए, एक गद्यांश मैंने दिया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उनके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक गद्यांश दिया है, छोटा सा मैंने निकाल करके आपकी बुक में से दिया है। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, ना उन्होंने कभी हमें लाड किया, ना हमारे लिए खाना पकाया और ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी कुछ अपनी। और इस तरह से डैश करते हुए पूरा पैराग्राफ अपनी किताब में आप कृतिका में देख लेना। तो इस तरह से गद्यांश दिया होगा और कुछ प्रश्न उत्तर छाटने के लिए आएंगे और ये प्रश्न उत्तर मैं आपको दे रही हूँ, आप उसके अनुसार छाट करके उसके उत्तर भी देखिए। ठीक है, तो प्रश्न पहला देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश कृतिका पुस्तक के, यहाँ पर क लगा देना, के अलग कर देना, पुस्तक के किस पाठ से लिया गया है? उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश कृतिका पुस्तक मेरे संग की औरतें नामक यहाँ पर क लगा देना, पाठ से लिया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न, गद्यांश में किसके बारे में बात की जा रही है?
उत्तर, गद्यांश में लेखिका अपनी माँ के बारे में बात कर रही है। जो ऊपर गद्यांश दिया हुआ है उसमें लेखिका अपनी माँ के बारे में बता रही है। जब आप उसका पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे, जहाँ तक मैंने लास्ट के वर्ड्स दिए हैं, तो आपको पता चल जाएगा पूरी बातें अपनी माँ के बारे में बता रही है। तो नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आम औरत की तरह होने से लेखिका का क्या आशय है? उत्तर, औरत होने की तरह से लेखिका आशय यह है कि जिस तरह एक साधारण स्त्री शादी के बाद अपना घर संभालती है, खाना पकाती है, अपने बच्चों को लाड प्यार करती है, घर गृहस्थी संबंधी जिम्मेदारियां संभालती है, उसी प्रकार उनकी माँ अर्थात लेखिका की माँ को भी होना चाहिए था। परंतु लेखिका ने अपनी माँ को एक आम औरत की तरह नहीं देखा। उनकी माँ ये सब नहीं करती थी। तो आशय क्लियर हो गया। आम औरत की तरह से आम स्त्रियां होती हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, उन्हें पढ़ाती लिखाती हैं, लाड प्यार करती हैं, खाना बनाती हैं, सारी जिम्मेदारी संभालती हैं। तो उनकी माँ ऐसी नहीं थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, कर्तव्य शब्द का अर्थ बताइए अथवा प्रचारित कर्तव्य शब्द से क्या समझते हो? तो दो प्रश्न बनते हैं इसके। कर्तव्य शब्द का अर्थ क्या है, या फिर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, प्रचारित कर्तव्य शब्द से आप क्या समझते हो? तो दोनों का उत्तर एक ही आ जाएगा आपका। इस गद्यांश के अनुसार कर्तव्य पालन का अर्थ अपने निर्धारित कार्य करना जो समाज द्वारा किसी पत्नी, बहू और माँ के द्वारा किए जाते हैं। कर्तव्य अर्थात आप जिस विषय की भूमिका में हैं उससे संबंधित अपना सहयोग देना और अपना फर्ज अदा करना। तो कर्तव्य जैसे कि जो भी कर्तव्य किसी को करने के लिए दिया जाता है, काम करने के लिए दिया जाता है, वो उसे पूरी निष्ठा के साथ उसको करे, तो ये सब उसका कर्तव्य का में नहीं दिया जाता है। और प्रचारित कर्तव्य का मतलब ये हो गया कि जिस इस गद्यांश में दिया हुआ था प्रचारित कर्तव्य, जैसे उसकी माँ जो है एक भारतीय नारी की तरह नहीं थी, भारतीय नारी की तरह होना चाहिए था, उन्हें जैसे खाना बनाना आना चाहिए था, अपने बच्चों की केयर करनी आनी चाहिए थी। तो प्रचारित कर्तव्य जो एक बहू, पत्नी, बेटी या माँ की होती हैं वो सब नहीं थे। तो प्रचारित कर्तव्य का मतलब जो निर्धारित एक समाज के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, लेखिका को किन कार्यों में अरुचि थी? तो उत्तर इसका, लेखिका की रुचि तो साहित्य, लेखन और नाटक आदि की रचना करने में थी। लेखिका की माँ की अरुचि खाना बनाने में थी और बच्चों को वह लाड प्यार नहीं करती थी, इसलिए लेखिका को अपनी माँ के इस व्यवहार में एक भारतीय नारी होने में अरुचि लगती थी। तो बच्चों इसमें पूछा जा रहा है लेखिका को किन कार्य में अरुचि थी। वैसे तो पूरे इसमें पाठ में इस तरह से ऐसा कुछ उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर लेखिका की रुचि के बारे में पूछे तो उन्हें सब साहित्य वगैरह अपनी माँ की तरह शौक था, लेकिन उनको अपनी माँ की ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी कि वो एक भारतीय नारी की तरह हम सबको प्यार नहीं करती हैं और ना ही वो खाना वाना बनाती हैं। तो उन्होंने अपनी माँ की अरुचि भी बताई और ये भी बताया कि उनकी माँ इस तरह से नहीं है, तो उन्हें ये भी अरुचि लगती थी कि उन्हें होना चाहिए था। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों, गद्यांश में प्रस्तुत लेखिका और आपकी अपनी माँ में आप किस तरह का अंतर पाते हैं? तो उत्तर, गद्यांश में लेखिका की माँ भारतीय नारी अर्थात घर गृहस्थी संबंधी जिम्मेदारियां संभालती नजर नहीं आती हैं। क्लियर है? परंतु हमारी माँ एक भारतीय नारी की तरह है, अपनी घर गृहस्थी बहुत ही अच्छी तरह संभालती हैं, वे खाना बनाती हैं और अपने बच्चों को लाड प्यार भी करती हैं, और जितने भी घर गृहस्थी के सारे काम होते हैं तो आपकी माँ करती हैं। तो ये अंतर हो गया दोनों में। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका मेरे संग की औरतों के जितने भी पाठ्य आधारित प्रश्न उत्तर होते हैं या गद्यांश जो आपका इससे बना करके कुछ भी दे दें उससे संबंधित ये प्रश्न उत्तर, मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है। तो और भी पैराग्राफ बीच में से दे सकते हैं, वो कुछ भी प्रश्न उत्तर छांटने के लिए दे सकते हैं। जब आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी तो आप आराम से उसके उत्तर दे सकते हो। ठीक है, तो अब हम आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में। कृतिका का ही मैं अगला पार्ट पढ़ाऊंगी आपको, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें, और इन जितने भी प्रश्न उत्तर हैं इन सबको नोट करो, याद भी करो और समझो भी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।